स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज से हम क्लास 10th का जो 2026 का एनुअल एग्ज़ाम है उसके हर सब्जेक्ट का हम जो है प्रीवियस ईयर्स जो हमारा क्वेश्चन है पीछे विगत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न है उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे और व्याख्या करके आपका जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम जितना संभव हो सकता है उस सिलेबस को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही आपको इस हिसाब से आपको जो भी साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है या संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट है उसके 5-5 सेट हम लोग तैयार करेंगे पिछले वर्ष का, और इस हिसाब से तैयार करेंगे कि हमारा सिलेबस भी इससे पूरा हो जाए। और एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आप ये कन्फर्म रखिए कि इससे बाहर आपको एक प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे। और इसलिए आज से आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 2025 का जो साइंस का आपका एनुअल एग्ज़ाम का जो प्रश्न है उससे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपको 2 घंटा 45 मिनट का ये साइंस का आपका एग्ज़ाम होता है, 2 hours 45 minutes। और इसमें जो कुल संख्या है ये जो दे रहा है आपको पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का ये होगा, यानी 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आपको उसी हिसाब से इसका तैयारी करना है। और हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन का संख्या 110 दे रहा है। तो 110 क्वेश्चन आपको साइंस में टोटल छपा हुआ रहेगा, प्रिंट मिलेगा। इसमें से इसमें 80 + 24 + 6 ये 3 पार्ट में इसको बांटा है। अब हम लोग देखते हैं कि 80 क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का रहेगा साइंस में। यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। ये यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये सब तो आपको करना ही है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का अगर आप रणनीति नहीं बनाते हैं तो आप एक बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। और हम इस लक्ष्य के साथ आपका आज से जो हम एग्ज़ाम स्पेशल बैच 2026 के नाम से जो चलाने जा रहे हैं उसमें हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि चाहे कोई भी विषय हो, एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आए जो जिस प्रश्न को मैंने किसी भी विषय में हो मैंने पढ़ाया नहीं। और इसलिए आज से आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए और वीडियो को आप निश्चित रूप से पूरा देखिए। तो आपका पहला जो आपका खंड ए रहेगा, सेक्शन ए, इसमें क्या रहेगा कि 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में आपको 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ विच में एनी 40 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। और उसमें से 40 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा, 1 से लेकर के 80 तक। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आप सही आंसर देंगे उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आपको सोच के चलिए किस तरह से हम मार्क्स का रणनीति बनाएंगे। तो अगर हमारा 80 में से अगर 40 सही हो जाता है तो 40 मार्क्स तो ये कंफर्म हो गया। ये OMR शीट पर आपको गोला को ब्लैक करना है इसमें। तो 40 यहाँ पर हमारा 100% कैसे हम 40 को कंफर्म करेंगे, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो लगभग 17 से 18 नंबर 19 नंबर तक प्रैक्टिकल में आपका आ जाता है। तो 40 में अगर हम 18 नंबर भी जोड़ते हैं तो 58 मार्क्स आप यहीं से आप ले आते हैं प्रैक्टिकल और प्लस ये ऑब्जेक्टिव से। और उसके बाद आपका जो बच जाता है बाकी जो आपका 100 नंबर में आप 40 और 20 60 नंबर का हो गया। 40 नंबर का जो है उसमें क्या रहेगा कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 पार्ट में बटा रहेगा। तो जब शॉर्ट आंसर का बारी आएगा तो वहाँ हम एक बार फिर इसको क्या करेंगे कि ये जो सेक्शन ए बी सी में
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और मेरा लक्ष्य होगा कि किसी भी परिस्थिति में आपको 95 प्लस स्कोर के पास आप हर सब्जेक्ट में अपने आप को पहुंचाइए ताकि स्टेट लेवल पर आपका रिजल्ट हो। तो चलिए हम यहाँ अब स्टार्ट करते हैं अपना ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना। अब हम आज यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सेक्शन ए हमारा आ गया। तो सेक्शन ए में 1 से 80 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें 40 गुना 1 40 प्रश्न का हमें उत्तर देना है और 40 जो 80 में से चुन लीजिए जो आपका, और ठीक से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 1 से आपको 80 का 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो 1 से 40 तक आप सीरियल नंबर से भी बना ले सकते हैं, और नहीं तो 80 में से टोटल 40 चुन लेना आपको। तो पहला प्रश्न देखिए, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। मान लीजिए कि आप सामने एक लाइट देख रहे हैं और ये लाइट, इसको हम लाइट का एक सोर्सेज मान लेते हैं, प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं, और इसी के सामने आगे हम कोई रुकावट रख देते हैं। तो रुकावट रखने के बाद क्या बनता है। अगर हम रुकावट रख दें तो फिर क्या बनेगा। तो यहाँ व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। मतलब लाइट सोर्स के सामने अगर हम कोई ऑब्स्टेकल रख दें, ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट को अगर हम रख दें तो फिर वो क्या बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगा। तो छाया बनेगा या उपछाया बनेगा या छाया और उपछाया दोनों बनेगा या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही जवाब देना है। तो आप देखेंगे शाम के समय जब आपको चंद्रमा का प्रकाश जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपके शरीर का छाया पीछे की तरफ बनती है। तो उसी तरह से जब लाइट के स्रोत के सामने, प्रकाश के स्रोत के सामने जब हम कोई रुकावट रख देंगे तो उस रुकावट के पीछे उसकी क्या बनेगी, छाया बनेगा। तो हमारा आंसर हो गया कि छाया बनेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये छाया बनेगा। लेकिन उपछाया को भी आप समझ लीजिए। उपछाया क्या होता है कि यदि उस रुकावट के चारों तरफ से, साइड से अगर पीछे की तरफ प्रकाश जा रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, एक और उस छाया का भी एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम उपछाया कहते हैं। तो रुकावट अगर प्रकाश को पूरी तरह से रोक दे रहा है तो छाया बनेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रुकावट का बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि उसके अगल बगल से प्रकाश पीछे जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो छाया बनता है। और उपछाया के बारे में अगर हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे। उपछाया तब बनती है जब प्रकाश का कुछ हिस्सा, उपछाया कब बनती है, इसका हम एनालिसिस कर लेंगे कि उपछाया तब बनती है जब प्रकाश का कुछ हिस्सा रुकावट के चारों ओर से पीछे पहुंचता है। तो यहाँ रुकावट, एक मिनट, पहुंचता है, इसको लिखना। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें ये नहीं बता रहा है कि रुकावट के चारों तरफ से, अगल बगल से पीछे की तरफ प्रकाश जा रही है। तो इसलिए सीधे ये कह रहा है कि भाई प्रकाश का स्रोत है और उससे प्रकाश निकल रही है और सामने कोई रुकावट रखा हुआ है। तो इतना ही अगर मेंशन रहेगा तो हम छाया लिखेंगे। अगर लिखेगा कि प्रकाश का कुछ हिस्सा उस रुकावट के चारों तरफ से पीछे भी जा रहा है तो उस स्थिति में छाया और उपछाया दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छाया और उपछाया कैसे बनती है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है।
समतल दर्पण की फोकस दूरी, मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो आपको कितना होता है, कितनी दूरी पर उसका फोकस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्लेन मिरर होता है, जो समतल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है। और चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, सीधे इसको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के तरफ। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस है, आप जानते हैं कि एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विथ ए फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर विल बी, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उसका जो पावर होगा उस पावर को हमें बताना है कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, उस लेंस की कैपेसिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। पावर इक्वल टू 1/f होता है। और अगर हम देखें तो लेंस की क्षमता या पावर इक्वल टू 1 फोकस दूरी होता है। तो ये 1/f होता है और इसका जो SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर को हम शॉर्ट में कैपिटल D से इसको डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 1 मीटर अगर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो उसकी जो क्षमता होगी, उसका जो पावर होगा उस लेंस का, वह 1 डायोप्टर होगा, क्योंकि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/f हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 3rd क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस के बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसा लेंस होता है जिससे प्रकाश किरण जब गुजरती है तो गुजरने के बाद वो क्या होता है, वो केंद्रित एक जगह पर केंद्रित होने के बजाय फैल जाती है। तो इसका हमारा आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप जानते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है जो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और एक अवतल लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो ये अवतल लेंस के फोकस दूरी की बात हो रही है कि अवतल लेंस को हम किस प्रकार का लेंस कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे या अभिसारी लेंस कहेंगे? तो अवतल लेंस को अब अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि प्रकाश किरण अवतल लेंस की फोकस दूरी से गुजरने के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होने के बजाय फैल जाती है।
जैसे मान लीजिए कि आप फैलना और केंद्रित होने का आप मतलब समझिए कि एक टॉर्च है, कुछ ऐसा भी टॉर्च होता है जिसको आप जलाइएगा तो पता चलेगा कि चारों तरफ लाइट नहीं फैल के एक जगह लाइट जा रहा है। और कभी कभी उसको ढीला करके, और जब उसको क्या करते हैं कि जब हम उस टॉर्च को जलाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि लाइट चारों तरफ लगता है कि फैल गया। तो ये जो अवतल लेंस है, इससे जब लाइट क्रॉस करती है तो इसको क्रॉस करने के बाद जब फोकस दूरी से गुजरती है वो लाइट, तो गुजरने के बाद और एक पॉइंट पर वो लाइट नहीं जा करके चारों तरफ फैल जाती है। ये केंद्रित होने के बजाय फैल जाती है। ये अवतल लेंस के साथ होता है। तो चूंकि इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि जो लाइट है पसर जाता है, यानी एक जगह आपको नहीं इकट्ठा होकर के पसर जाता है, इसलिए अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं। तो इस तरह से निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। और क्यों जो है इसको कहते हैं, तो इसका भी हमने कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर किया। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। अब लाइट को देखिए, अगर लाइट पानी से क्रॉस कर रही है या शीशा से क्रॉस कर रही है या फिर हवा या निर्वात से क्रॉस कर रही है, तो हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच में, और उसके बाद पानी में प्रकाश का वेग जो है, एक में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और एक में लगभग 2 लाख या 1,80,000 से 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये पानी या कांच में से, यानी कहने का मतलब है कि पानी एक माध्यम हो गया जिससे लाइट क्रॉस कर रही है, कांच एक माध्यम हो गया जिससे लाइट क्रॉस कर रही है, या हवा या निर्वात। निर्वात का अर्थ हुआ जो बिल्कुल वैक्यूम है, खाली जगह है, तो उससे भी लाइट क्रॉस कर रही है। और हर माध्यम में, पानी में उसका चाल, शीशा में उसका चाल और हवा या निर्वात में उसका चाल अलग अलग होता है। तो इसका क्या जवाब होगा? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। हवा में कुछ और होता है, हवा या निर्वात में। उसके बाद पानी में कुछ और होता है प्रकाश का चाल, शीशा में प्रकाश का चाल कुछ और होता है। इसलिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप यहाँ पर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस से जब प्रकाश किरण पहुंचती है तो क्या होता है कि लेंस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो हम क्या करते हैं, लेंस से बने चश्मे का हमें डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप इसे पहनिए। तो क्या करता है वो, आपको अगर कोई अक्षर को देख रहे हैं तो उसके अक्षर को बड़ा करके दिखाता है, तो आपको देखने में सुविधा होती है, छोटे छोटे अक्षर को आप बड़ा करके देख पाते हैं। लेंस का ये काम होता है। तो ये बड़ा करके जो देखते हैं ना, इसी को आवर्धन कहा जाता है। क्योंकि वो जो मान लीजिए कि लेटर आप किताब का देख रहे हैं या कोई कॉपी में कहीं लिखा हुआ छोटा छोटा लेटर देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, तो उसका एक बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस घटना को आवर्धन कहते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस? यानी लेंस जो है ये मैग्निफिकेशन उत्पन्न करता है, आवर्धन उत्पन्न, लेंस के वजह से उस शब्द या अक्षर का आकार जो है बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो अगर मान लीजिए कि अगर इसको आवर्धन के बारे में कहा जाए तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आवर्धन के कॉन्सेप्ट को हम इस रूप में देख सकते हैं कि आवर्धन इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए स्मॉल लेटर एम से इसको डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि एच डैश हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ एच लिख लेते हैं।
अब आप देखिए एच डैश का मतलब हो गया कि एक वस्तु की ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए कितना ऊंचा वस्तु है और एक प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो होता है इसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको वस्तु की ऊंचाई अगर मीटर में है और प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर इसका मात्रक आएगा कहाँ से? मात्रक होने के लिए हमारे पास कोई ना कोई परिमाण होना चाहिए, कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और यहाँ 4 मीटर या 3 मीटर, मान लीजिए 4 मीटर प्रतिबिंब का ऊंचाई है, 3 मीटर वस्तु का ऊंचाई है, तो 4 और 3 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया, हाइट का मैग्नीट्यूड हो गया कि हाँ इतना परिमाण है इसका। मतलब यह मैग्नीट्यूडे कैंसिल हो जा रहा है, मीटर से मीटर कट जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? ये मात्रक विहीन हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है, मैग्नीफिकेशन जो होता है, वो यूनिट लेस होता है। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन को हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7वां क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहाँ पर 4 पदार्थ दिया है, कांच, हीरा, बर्फ, वायु। तो हम जानते हैं कि जिस पदार्थ में प्रकाश का जो वेग होता है वह सबसे कम होता है, उसी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, ये ध्यान देना है। तो कांच, बर्फ और हवा, इस तीनों को देखा जाए तो इस तीनों से सबसे ज़्यादा जो हार्ड है, कठोर है, हीरा है। तो ज़्यादा हार्ड चीज़ है तो स्वाभाविक है उससे लाइट जो है स्लोली क्रॉस करेगा, धीरे धीरे आपको क्रॉस करेगा और धीमा प्रकाश का इसमें गमन होगा। और धीमा चूँकि लाइट जाएगा और इसी के कारण इसमें चमक होता है। और हवा में आप लाइट जलाए और क्विक भाग गया लाइट आपका, बर्फ से भी तेज़ी से भाग गया, कांच से भी तेज़ी से भाग गया। लेकिन हीरा में चूँकि लाइट स्लोली जाता है, इसी के वजह से हीरा चमकीला होता है। ये हीरे में जो चमक होती है, इस चमक का जो मुख्य कारण है वह यही है। ये बात हमको, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा कठोर होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। तो ये डायमंड जो होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। एक अभिसारी लेंस बनाता है। वहाँ पर आप अवतल लेंस में देखे थे कि वो आपका लाइट जो था अवतल लेंस से क्रॉस होने के बाद जब फोकस से होकर के गुजरता था तो एक बिंदु पर ना मिल करके और वो पसर जाता था, फैल जाता था। और इसलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह रहे थे, डाइवर्जिंग लेंस कह रहे थे। लेकिन ये अभिसारी लेंस है, यहाँ लाइट पसरता नहीं है एक बिंदु पर, कोई एक जगह आ जाता है वो। तो एक अभिसारी लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा? तो स्वाभाविक है कि ये अभिसारी लेंस जो है, जब अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस निश्चित रूप से उत्तल होगा। तो उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये हमें इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है। तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी वास्तविक, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, लेकिन ये सदैव आभासी प्रतिबिंब आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपका ए वर्चुअल इमेज ऑलवेज। तो ये हमारा 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश का नहीं, आकाश का। विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? हम आसमान का जो कलर देखते हैं, आकाश का जो कलर देखते हैं वो ब्लू होता है, नीला होता है। और ये नीला रंग
क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश फैल जाती है पूरे वायुमंडल में और इसी के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट के स्कैटरिंग के कारण हमें आकाश का जो रंग है, स्काई का जो कलर है वो ब्लू या नीला दिखाई देता है। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज? लाइट है यानी प्रकाश का जो प्राइमरी कलर है वो कौन है? तो आप याद रखिएगा, लाल, नीला और हरा, यानी हम कह सकते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। RBG शॉर्ट में आप याद रखिए, RBG आप याद रखिएगा। इसी को मान लीजिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ दे कि प्रकाश के प्राथमिक वर्णों का उल्लेख करें, यानी द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट जो है उसका आपको उल्लेख करना है, वो बताना है। तो फिर आपको RBG शॉर्ट में याद रखिएगा। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन। रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला और G फॉर ग्रीन। अब ये प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्णों पर निर्भर नहीं करते हैं प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। देखिए, वैसे वर्ण हम इसको कह सकते हैं, प्राथमिक वर्ण को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं करते हैं प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। निर्भर नहीं करने का मतलब है कि हम कुछ रंगों को मिला करके अगर चाहे कि हम लाल रंग का प्रकाश प्राप्त कर ले तो संभव नहीं है। आप कुछ रंगों को मिलाकर चाहें कि हम नीला रंग का प्रकाश बना ले तो संभव नहीं है। कुछ रंगों को मिलाकर अगर हम चाहें कि हरा रंग का प्रकाश बना ले तो हम ये संभव नहीं है। लेकिन लाल और नीला को मिला करके हम दूसरा कलर बना सकते हैं। तो जो इसमें से किसी दो को मिला करके हम तीसरा कलर बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों कलर किसी को मिला करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो तीनों वर्ण है ये किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं करते हैं। अन्य वर्ण के प्रकाश के अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं करता ये लाल, नीला और हरा, ये RBG, और इसी के कारण इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। और इन्हीं वर्णों से, प्रकाश के इन्हीं तीनों रंगों से, इन्हीं तीनों वर्णों से बाकी जितने भी प्रकाश के कलर है उसको बनाया जाता है। तो उसको हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। अब इस प्राथमिक वर्णों से जो वर्ण बनते हैं प्रकाश के उनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है, द्वितीयक वर्ण कहा जाता है। तो आपको चाहे ऑरेंज कलर का प्रकाश हो या फिर और भी अदर कलर का प्रकाश ले लीजिए, और ऑरेंज कलर हो गया या आपको अदर कलर में और देखिए और कौन कौन सा कलर हो सकता है, मैजेंटा हो गया। तो बहुत सारा जो भी कलर होगा ये इसी प्राइमरी कलर को से ही आप बना सकते हैं। और इससे जो कलर, नया जो कलर आप बनाइएगा वो सेकेंडरी कलर है। आपको ये लाइट का सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, हरा और नीला, RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो हमारा आंसर ये D सही हो जाएगा। इस तरह से आपको प्राथमिक वर्ण का कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी वर्ण जो कलर है उसका कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? वेयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट, यानी बृहत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर में
जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, प्रकाश को ग्रहण करने वाले हमारे सेल्स होते हैं हमारे आँखों के अंदर। तो ये सेल्स जो है कहाँ पर होती है? आँख के कॉर्निया में ये सेल्स होती है, या पुतली में होती है, या रेटिना में होती है। तो स्वाभाविक है कि हमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमारे आँख के रेटिना पर बनता है। तो इसलिए जितनी भी बड़ी संख्या में आपको ये लाइट सेंसिटिव जो सेल्स है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, मतलब आसानी से प्रकाश को ग्रहण करने वाली जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो हमारे रेटिना में पाया जाता है। और ये जो प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं होती है, इस पर रेटिना को हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं अंग्रेजी में रेटिना है और यहाँ भी रेटिना है। तो अगर आपको हिंदी में दृष्टि पटल अगर दे दें तो आप दृष्टि पटल का अर्थ भी आप यही समझिएगा कि ये दृष्टि पटल मीन्स रेटिना, उसी को हम हिंदी में रेटिना कहते हैं। और इसमें दो जो मुख्य कोशिकाएं होती है प्रकाश से सुग्राही जो कोशिकाएं होती है, जो दो मुख्य होती है, उसमें से एक को हम शलाका बोलते हैं और एक को हम शंकु बोलते हैं। इसका जो दो कोशिका है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक को हम क्या बोलते हैं? शलाका, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? शंकु। तो ये शलाका और शंकु जो कोशिकाएं हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिका है, यह हमारे आँख की रेटिना में पाया जाता है। और शलाका वाला जो कोशिका है, ये क्या करता है कि कम रोशनी में भी हमें देखने में मदद करती है। ये जो है क्या करती है? कम रोशनी यानी कम लाइट में भी ये कोशिका जो है रेटिना में ये कम रोशनी में मदद मिलती है। यानी इससे शलाका के कारण रेटिना में जो शलाका नामक प्रकाश सुग्राही कोशिका पाई जाती है, इसके वजह से कम रोशनी में भी हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। और शंकु वाला जो कोशिका होता है रेटिना में, ये भी प्रकाश सुग्राही कोशिका है। तो ये जो रेटिना में होती है, ये आप क्या करेंगे? अधिक रोशनी में मदद करती है। ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर रोशनी बढ़ जाती है तो हम इतना चमकीला हो जाता है कि हम किसी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं, इतनी हमारे आँख पर चकाचौंध वाला स्थिति हो जाता है। तो उस कंडीशन में किसी वस्तु को देखने में ये रेटिना में उपस्थित जो शंकु नामक प्रकाश सुग्राही कोशिका है, ये हमें मदद करती है। तो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं हैं कहाँ होती है? रेटिना में होती है। लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है ये रेटिना में प्रेजेंट होती है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बार। ये सब आप लिखते जाएंगे, आपको नोट्स बना लेंगे, और आप यकीन मानिए 5 ईयर्स 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अगर ठीक से आप नोट्स बना लिए, आप एकदम मस्ती में एग्ज़ाम दे करके आइए, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और 100% आप यहाँ मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? आप जानते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के दृष्टि दोष के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है ये दृष्टि दोष को अगर हम देख लेते हैं, दृष्टि दोष ये आ जाता है, दृष्टि दोष। ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और एक हो गया निकट दृष्टि दोष। एक को हम इसको मायोपिया बोलते हैं और इसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। तो ये दूरदृष्टि दोष अगर किसी को हो जाए, दूरदृष्टि दोष का अर्थ हुआ कि किसी को देखिएगा तो दूर ले जा कर के ऐसे पढ़ेगा, और किसी को देखिएगा तो पूरा ऐसे लेकर के उसको पढ़ेगा। तो किसी को निकट देखने की बीमारी हो गई तो निकट की वस्तु अगर उसको दिखाई दे रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया।
और दूर करके अगर किसी वस्तु को देखने में देख पा रहा है कोई व्यक्ति, तो समझिए उसको दूरदृष्टि दोष हो गया। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से कहेंगे कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं और बड़ा आँख पर जोर पड़ता है तब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो कहेगा कि आपको भाई दूरदृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। तो अब इसके लिए क्या करेगा, ये दोनों बीमारी के लिए आपको किसी न किसी लेंस का बना हुआ चश्मा आपको देगा और यही बताना है कि किस लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ दूर में 2 अक्षर है, दूर में दू और र कितने अक्षर है 2, और निकट में 1 2 3 अक्षर है इसमें। तो ये 2 अक्षर का अगर दोष हो गया, पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हम किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो 2 अक्षर का अगर लेंस है तो 3 अक्षर का 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का हम लेंस लगा देंगे। यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और निकट में 3 अक्षर है, निकट, तो इसमें हम 4 अक्षर वाला लेंस लगा देंगे, अवतल 4 और उतल 3। तो ये 2 का 3 और 3 का 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, विच लेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या है फारसिटेटनस, यानी कहने का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो दूर में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, 1 1 2, तो इसमें 1 2 3 अक्षर वाला लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस। इसी के जगह निकट दृष्टि दोष रहता तो निकट 3 अक्षर होता तो वो अवतल लेंस का हम उपयोग करते। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है उस समय और समझ में नहीं आता है कि दूरदृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस लिखे, और उत्तल और अवतल में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अभी आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आइज इज। अब मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी आप अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आप कितने सेकंड तक अस्थायी रूप से आपके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब जो है बनता दिखता है, उसका अस्थायित्व कितने देर तक रहता है। कितने देर के बाद जैसे आप किसी को देखें और नज़र फेर लिए, तो कितने देर तक आप अस्थायी रूप से आपकी आंखों पर वो रहता है, तो ये 1/6 सेकंड होता है। 1/6 सेकंड मतलब 1 सेकंड का टाइम देख लीजिए और उसको 6ठा भाग में बांट दीजिए, 6 भाग में। तो 6 भाग में जब बांटिएगा तो एक छोटा सा जो टाइम पीरियड होगा उतना ही देर तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंखों पर वो रहता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई है, वो 1/6 सेकंड होता है। तो 1/6 सेकंड को आप क्या कीजिए कि आप ये टिक लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, इसका ऑप्शन कुछ नीचे आ गया है इसलिए इसको यहाँ ले आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट वाला में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड। जूल आपको ऊर्जा का मात्रक है, तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट W के बराबर होता है, तो जूल पर सेकंड, इसको आप टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो आप फिर से रिपीट आप हमारे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप रिपीट बता दीजिए, आपको हम समझा देंगे। क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य है कि 5 इयर्स का अगर हम सेट पढ़ा रहे हैं तो इसका नस नस आपको हम समझा भी दें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है और आप आराम से उसको लिख सकें। 15 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1000 वाट की बिजली का 1 घंटे तक अगर आप उपयोग कर रहे हैं, देखिए 1000 वाट, वाट मतलब क्या हो गया, शक्ति, 1000 वाट बिजली का यदि 1 घंटे तक उपयोग किया जाए तो इस खपत को, ये जो बिजली का खपत आपने 1 घंटा तक किया 1000 वाट बिजली का, तो इस खपत को 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 अगर वाट बिजली है और आप उसको 1 घंटा तक उस बिजली का उपयोग करते हैं, 1000 वाट बिजली का, तो उतने बिजली को क्या कहा जाता है, 1 किलोवाट कहा जाता है, और इतने ही को 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा को आप समझ गए कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, और उसके बाद आप ये भी समझ गए कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसी को 1 यूनिट कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो पावर जो होता है कोई भी, तो पावर के मात्रक में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पावर का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या होता है, वाट होता है, W, वाट से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर देखिए, 20 तक हम इसको ले चलेंगे, क्योंकि 80 है तो 4 लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर है, 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर का मतलब आप समझ गए कि 1000 वाट बिजली को यदि 1 घंटा तक उपयोग किया जाए तो उस बिजली की जो खपत है उसको 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। और वो अगर देखा जाए कि वो अगर जूल में हम अगर इसको कन्वर्ट कर दें कि कितना एनर्जी, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है लगभग 3.6 × 10⁶ जूल। और इसको अगर हमें पूर्ण संख्या में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 36 गुना, आप ये 0.1 हटाइएगा तो 10⁵ हो जाएगा, यानी 36 लाख जूल हम इसको बोल सकते हैं। यानी 36 पर 10 के पावर 5 है तो ये 5 जीरो हो जाएगा, तो 36 लाख जूल या 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? आप लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े हैं, द फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़े हैं, तो राइट हैंड रूल जो है ये रूल्स भी फ्लेमिंग नहीं दिया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है ये फ्लेमिंग ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। हु प्रोपाउंडेड द राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ फ्लेमिंग आ जाएगा। और इसमें क्या किया, यदि हम इस तरह से अपने अंगूठा को सीधा करें तो पता चलेगा कि ये अंगूठा जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो हमारी जो उंगलियां जो मुड़ी हुई है ये हमें जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा की दिशा प्रवाहित
धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई उंगलियां ये क्या करती है, चुंबकीय रेखाओं को दिखाती है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। यानी हम अगर दाएं हाथ के अंगूठे को देखें तो ये मतलब है कि इस डायरेक्शन में बिजली का तार है, इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ये वाला जो लाइन है ये हमें दिखा रहा है कि ये जो है ये आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इसी के लिए इन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था फ्लेमिंग ने, और फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड थंब रूल भी दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ राइट हैंड थंब रूल में हमें दो ही चीज़, एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक जो है द डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा की दिशा है, इस दोनों को दिखाने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड थंब रूल का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से 18वां हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये फ्यूज जो होता है, जब आप जानते हैं कि जब किसी परिपथ से, जब किसी सर्किट से, यानी ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, यानी हमारा जो घर में या किसी भी दुकान में या कहीं पर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो वहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मेन पॉइंट हो तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं, विद्युत फ्यूज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अचानक अगर बहुत अधिक मात्रा में पावर सप्लाई हो जाए तो सबसे पहले फ्यूज जल जाता है। तो ये फ्यूज जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज क्यों जलेगा? जब वो बहुत ज़्यादा थर्मल हो जाएगा, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, तभी ये फ्यूज जो है आपका क्या होगा, फ्यूज आपका डिस्कनेक्ट होगा, फ्यूज जल जाएगा। तो फ्यूज जो है ये किसका बनाया जाता है? ये नाइक्रोम का बनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, ये जो फ्यूज है, विद्युत फ्यूज है, ये नाइक्रोम, ये एक मिश्र धातु है, एलॉय है ये। तो ये नाइक्रोम नामक जो मिश्र धातु है, इसी से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उस इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये थर्मल यानी ऊष्मीय हीट पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा आ गया तो ऊष्मा आने के बाद ये फ्यूज जो है सबसे पहले जल जाएगा, और जैसे ही फ्यूज जलेगा तो बाकी जो हमारा सर्किट है उससे कनेक्शन समाप्त हो जाएगा इलेक्ट्रिक का, और बाकी जगह का हमारा बल्ब वगैरह फ्यूज नहीं होगा, या और भी जो भी हमारे यंत्र जुड़े हुए होंगे, डिवाइसेस जुड़े होंगे हमारे इलेक्ट्रिक के जरिए, कोई भी जलेगा नहीं, क्योंकि विद्युत का सप्लाई ही सर्किट में बंद हो गया। तो इसके लिए फ्यूज लगाया जाता है, और ये फ्यूज नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का आपको बनाया जाता है, और ये ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक किस पर कार्य करता है? थर्मल इफेक्ट पर कार्य करता है। लास्ट है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो याद रखना है कि ये 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1/1000 एम्पियर इसको बोल सकते हैं। 1/1000 एम्पियर भी अगर लिख दे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या इसी को इतना भी लिख सकता है, 3 जीरो काटे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी हम कह सकते हैं कि इसके बराबर, या 1/1000 एम्पियर अगर दे दिया ऑप्शन में तो ये भी सही हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर हो जाएगा। या अगर ये ऑप्शन दे दिया 0.001 एम्पियर तो ये भी सही हो जाएगा।
क्योंकि 0.00 एम्पियर या 1/1000 एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर, अगर इसको हम मैथमेटिकल ढंग से देखें, गणितीय हिसाब से देखें, तो तीनों एक ही बात है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अगर इस 80 क्वेश्चन को हम बांटे तो 20 क्वेश्चन के हम एक पड़ाव पर गए और हमने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों का एक सामान्य रूप से एक कॉमन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको समझाने का प्रयास करें और आप इसको ठीक से देखेंगे। यदि कहीं कोई समझने में आपको परेशानी हो तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, इसका हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। और इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप लोग क्लास 10th वालों से एक शिकायत है ये कि क्लास 10th वाले लोग का जो व्यूज है वो बड़ा कम आता है, लेकिन अब चूँकि इसको देखिए, अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आपके पास 2 महीना से ज़्यादा समय नहीं है और बहुत जहाँ तहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि 100% चीज़ हम यहाँ अवेलेबल करा देंगे तो इधर उधर भटकने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप तैयारी कीजिए। और जो लोग आपके सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सब लोगों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ भी आप इसको शेयर कीजिए और आप इसको देखिए, इसका नोट्स बनाइए। तो चलिए, इसी के साथ आज हम अपना जो एग्ज़ाम स्पेशल जो साइंस का पहला लेक्चर था इसको हम आज यहीं समाप्त करते हैं।